तो आज हम देखने वाले हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो अभी हमने प्रीवियस वीडियोज में क्या है, दो हमने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में बात की थी, जिसमें टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया। अब बात करते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की। इसको हम बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड। ओके, तो बेसिकली क्या रहता है, जैसे हमने दो अभी प्रीवियस टाइप 1 और टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखी थी, तो उसमें हमने एक चीज अच्छे से समझी थी कि जब क्या है, जो एंटीजन रहता है वो हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज रहती हैं, तो वो क्या है, एंटीजन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती हैं। कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ना, जैसे कॉम्प्लेक्स क्यों बनाती है एंटीबॉडी एंटीजन के साथ, वो कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाती है ताकि हमारे बॉडी की जो किलर सेल्स होती हैं वो आके उसको न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, तो एंटीबॉडीज को क्या आप एक तरह से चौकीदार समझ सकते हो कि जो एंटीजन है अगर वो चोर है, तो जो एंटीबॉडी होती है वो क्या चौकीदार होती है। तो जैसे ये जो एंटीजन होता है ये बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है, तो जो चौकीदार हमारे बॉडी के अंदर रहता है, जो एंटीबॉडी रहती है, वो उसको पकड़ लेंगी। ओके, कई केसेज में तो वो क्या है, उसे मार देती हैं, खुद ही उसे जो है न्यूट्रलाइज कर देती हैं। लेकिन कई केसेज में क्या रहता है कि जो एंटीबॉडी रहती हैं, तो उनको क्या है, और ज्यादा आर्मी को बुलाना पड़ता है। इस तरीके से क्या है, एक आर्मी आती है, यानी किलर सेल्स आती हैं, और वो उसको क्या है, न्यूट्रलाइज कर देती है। अब बेसिकली क्या रहता है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ना, जो एंटीबॉडी और जो एंटीजन का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो कई बार क्या रहता है कि जो कॉम्प्लेक्स है, तो ये बना तो एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए था, उसको जो है बाइंड करने के लिए था। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो एंटीजन के मरने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, इसको जो बॉडी होती है वो खुद ही एलिमिनेट कर देती है। लेकिन बहुत सारे केसेज में क्या रहता है कि ये जो एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था एंटीजन को मारने के लिए, तो ये क्या बॉडी से बाद में एलिमिनेट नहीं कर पाती है। और जब बॉडी से एलिमिनेट नहीं कर पाएगी, तो ये क्या होगा, बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि टिश्यूज हो गए, है ना, इसके अलावा किडनी हो गई, जॉइंट्स हो गए, ब्लड वेसल्स हो गई, तो उनमें क्या है, इकट्ठे होने लगते हैं। जिसकी वजह से क्या रहता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम रहता है, तो वो इसको क्या है, एक तरह से एंटीजन समझने लगता है। थ्योरी की हम बात करें तो जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो उसके बाद क्या है, एंटीजन तो मर जाता है, लेकिन बाद में क्या है, वो जो कॉम्प्लेक्स रहता है वो बॉडी उसे एलिमिनेट नहीं कर पाती है। और अगर बॉडी उसे एलिमिनेट नहीं करेगी, तो वो क्या, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या इकट्ठे होने लगेंगे टिश्यूज में। इसके अलावा वो क्या कॉज करेंगे, इन्फ्लामेशन और डैमेज को। बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये डैमेज क्रिएट नहीं करते, ये इकट्ठे हो जाते हैं। इसकी वजह से जो इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होता है, तो उसकी वजह से क्या है, न्यूट्रोफिल्स इकट्ठी होती है, और न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, एक एंजाइम को रिलीज करती है, जिसकी वजह से जिस टिश्यूज में ये जो कॉम्प्लेक्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो क्या है, डैमेज होने लगते हैं। स्टेप्स की हम बात करें तो सिंपल स्टेप्स है इसके। सबसे पहले इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, जिसमें जो एंटीजन और एंटीबॉडी रहती है, जिसमें आईजीई और आईजीए हमारे बेस रहते हैं। इन दोनों में से कोई ना कोई एक रहता है जो क्या एंटीजन के साथ एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक है टिश्यूज लाइक किडनी, ग्लोमेरुली, जॉइंट्स हो गए, ब्लड वेसल्स हो गई। इनमें क्या है, जो कॉम्प्लेक्स है वो इकट्ठे होने लगते हैं, उनमें डिपॉजिट होने लगते हैं। अब जैसे ये डिपॉजिट होंगे, तो इसके बाद क्या रहेगा, कंप्लीटमेंट सिस्टम जो एक्टिवेट हो जाएगा। और कंप्लीटमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा तो न्यूट्रोफिल्स क्या इकट्ठी होने लगेंगी, और वो क्या एक एंजाइम को रिलीज करेगी। ये जो एंजाइम रहता है वो क्या है, इन कॉम्प्लेक्स को किल तो नहीं करता है, क्योंकि ये कोई मतलब एंटीजन तो है नहीं, तो इनको किल करने की बजाय वो जिन टिश्यूज में इकट्ठे हो जाते हैं उनको डैमेज पहुंचा देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं टिश्यू इंजरी। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया। अब डायग्राम की मदद से अगर मैं आपको समझाऊं तो सिंपल है। देखो, ये तो यहाँ पे एंटीजन हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गए दोनों इस तरीके से। और ये जो कॉम्प्लेक्स वगैरह रहते हैं क्या होते हैं, ये क्या है, डिपॉजिट होने लगते हैं। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स। तो जब क्या एंटीजन आया था हमारी बॉडी में, तो ये इम्यून एक कॉम्प्लेक्स बन गया था यहाँ पे। लेकिन बाद में क्या है, जब एंटीजन किल हो गया, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बॉडी एलिमिनेट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से क्या रहता है, ये सेल्स के बाद जो इकट्ठा होने लगता है, जो टिश्यूज रहते हैं उनमें क्या है, डिपॉजिट होने लगता है। उसके बाद क्या रहेगा, जैसे ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स रहते हैं, जैसे ये इकट्ठे होंगे, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या है, गलत तरीके से एक्टिवेट होता है। ठीक है, ये जो कंप्लीटमेंट सिस्टम है, तो ये क्या है, गलत तरीके से एक्टिवेट होगा। वैसे तो इसे क्या एंटीजन को किल करने के लिए एक्टिवेट होना चाहिए, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी बन गई जिसकी वजह से हमारी बॉडी को लगता है कि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, यानी हमारी बॉडी के अंदर क्या है, फॉरेन जो पार्टिकल्स आ चुके हैं। तो जिसकी वजह से क्या है, जो कंप्लीटमेंट सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ये कंप्लीटमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो ये क्या है, कुछ प्रोटीन्स को रिलीज करता है, जैसे कि C3A हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक और रहता है हमारे, जिसको हम C5A बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी कुछ प्रोटीन्स रहती हैं, और ये जो प्रोटीन्स रहती हैं ये क्या है, इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स भेजते हैं और इम्यून सेल्स को क्या है, बुला लेते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये क्या करते हैं, कुछ इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स को भेजते हैं, और ये जो सिग्नल्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स को जो इकट्ठा कर लेते हैं, यानी जो इम्यून सेल्स होती हैं उनको बुला लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये न्यूट्रोफिल्स क्या काम करते हैं,
न्यूट्रोफिल्स क्या एक टाइप के इम्यून सेल्स होते हैं जो क्या इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स है तो ये क्या है उस जगह पे इकट्ठी होने लगती हैं जहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स का डिपॉजिट हो चुका है टिश्यूज के अंदर। तो ये क्या है कुछ केमिकल्स को रिलीज करती हैं जिसमें क्या एक तो आरओएस रहता है। आरओएस को हम बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जो क्या करती है टिश्यू को डैमेज करता है। ये जो एंजाइम रहता है न्यूट्रोफिल्स इसको रिलीज तो करती है किसके लिए, एंटीजन को मारने के लिए, लेकिन एंटीजन तो यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे तो क्या है जो एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स थे वो क्या है टिश्यूज में इकट्ठे हो गए थे, तो ये कोई एंटीजन तो है नहीं, लेकिन इन्होंने क्या है वो केमिकल रिलीज किया जिसकी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन क्या है जिन टिश्यूज में ये इकट्ठे हो गए थे वो टिश्यू क्या डैमेज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, सो ये कुछ हमारे स्टेप्स थे। इसके अलावा ये कुछ अलग से एंजाइम्स को भी जो रिलीज करता है जिसकी वजह से क्या है हमारे जो टिश्यूज रहते हैं वो और ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो एक तो हमारा ये स्टेप हो गया जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज हमें देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पे एक और चीज हो सकती है, जैसे कि हम बात करें ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स रहते हैं ना, तो ये क्या करते हैं प्लेटलेट्स होती हैं हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, ये जो प्लेटलेट्स रहती हैं क्या काम करती हैं, प्लेटलेट्स काम करती हैं खून का थक्का जमाती हैं। ठीक है, जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या रहता है कि जो इम्यून कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ है पूरा का पूरा, तो ये क्या हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती हैं उनके साथ क्या बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से क्या रहता है इम्यून कॉम्प्लेक्स प्लेटलेट इंटरेक्शन जिसे हम बोलते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है उसके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है और इसकी वजह से क्या है टिश्यू डैमेज हो सकता है। ठीक है, ये चीज होती है। इसके अलावा एक और मतलब तरीका रहता है यहाँ पे टिश्यू डैमेज होने का। तो यहाँ पे क्या है एक तो मतलब न्यूट्रोफिल्स ने इसे डैमेज कर दिया, इसके अलावा क्या रहता है कुछ हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रहते हैं जिसमें कुछ हमारे एंजाइम्स आते हैं जैसे कि प्रोटीएस हो गया। ये जो प्रोटीएस एंजाइम रहते हैं तो ये भी क्या करते हैं टिश्यू डैमेज को कॉज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या चीज देखी कि एंटीजन जब हमारी बॉडी के अंदर आया तो बॉडी ने क्या उस एंटीजन को पहचानने के लिए क्या है एक एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया। ठीक है, उसके बाद क्या उस एंटीजन को मार दिया जाता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था उसे क्या है बॉडी बाहर एलिमिनेट कर देती है नॉर्मली, लेकिन अगर उसे नॉर्मली वो एलिमिनेट नहीं कर पाती है तो वो जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं तो वो क्या रहते हैं वो टिश्यूज के अंदर डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या है हमारी बॉडी क्या है उसको एक एंटीजन समझती है जो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो कंप्लीटमेंट सिस्टम जो कि एक इम्यून रेस्पॉन्स रहता है वो एक्टिवेट होगा, और उसे एक्टिवेट होने की वजह से क्या है न्यूट्रोफिल सेल्स रहती हैं वो उस जगह पे इकट्ठी होने लगती हैं, वो एक एंजाइम को रिलीज करती हैं जिसकी वजह से क्या रहता है उस कॉम्प्लेक्स का तो कुछ नहीं होता, लेकिन जहाँ वो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम टिश्यू इंजरी बोलते हैं। और भी मतलब क्या रहता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स रहते हैं वो प्लेटलेट्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या रहता है कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और वहाँ भी क्या है टिश्यू इंजरी जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये क्या हमारी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गई। एग्जाम्पल की हम बात करें तो सीरम सिकनेस हो गया, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ल्यूपस हो गया और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया। ठीक है, और आर्थस रिएक्शन हो गए। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। चलिए टाइप 4 में क्या रहता है इसे हम बोलते हैं डिलेड या सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, ये जो सेंसिटिविटी रिएक्शन रहती है ये क्या है टी सेल्स की वजह से होती है। जब टी सेल्स क्या है सेंसिटाइज हो जाते हैं इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। जब क्या एंटीजन एक्सपोजर होता है उसके लगभग 24 से 72 घंटे के बाद। देखो एंटीजन का मतलब यही नहीं होता है कि कोई वायरस या बैक्टीरिया आ रहा है। एंटीजन का मतलब होता है अगर हमारी बॉडी में कुछ मेटल आयंस या मतलब इस तरह का कुछ मेटल कुछ भी मतलब बाहर से बॉडी के अंदर चला जाता है वो उसके लिए एक एंटीजन ही माना जाता है। ठीक है, अब चाहे वो कोई मेटल आयन हो, चाहे किसी तरह का कोई फूड पार्टिकल हो या किसी तरह का वायरस बैक्टीरिया तो होता ही है ऑब्वियसली, है ना। तो इसमें से अगर कोई भी चीज चली जाती है तो हमारी बॉडी क्या उसे फॉरेन पार्टिकल ही मानती है, उसे एक एंटीजन ही मानती है। तो ये जो टाइप 4 जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तो वो किसकी वजह से कॉज रहती है, जब हम क्या अपनी बॉडी में कोई इम्प्लांट वगैरह लगाते हैं ना तो उसमें से क्या है जो मेटल आयंस रहते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, वो क्या ब्लड के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है टाइप 4 ये क्या है एक्टिवेट हो जाती है। चलिए इसको समझते हैं। इसमें बेसिकली क्या रहता है दो फेज रहते हैं। पहला रहता है सेंसिटाइजेशन फेज, दूसरा रहता है इफेक्टर फेज। ठीक है, इसको हम री एक्सपोजर भी बोलते हैं। सेंसिटाइजेशन फेज को पहले समझते हैं। देखो ये फेज हमारा तब होता है जब क्या कोई एक नया जो सब्सटेंस यानी किसी तरह का मेटल आयन हो सकता है। ठीक है, जब हम क्या अपनी बॉडी के अंदर क्या इम्प्लांट्स वगैरह लगाते हैं तो वो क्या मेटल के बने होते हैं। अब जैसे उन इम्प्लांट्स को लगाते हैं तो उसमें से कुछ मतलब उसका पार्ट रहता है, कुछ आयंस रहते हैं वो क्या टूट के बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, जो मेटल आयंस रहते हैं तो इम्यून सिस्टम क्या उसको पहचान लेता है, उसे एक एंटीजन की तरह समझता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ
कि इम्प्लांट जैसे ही हमने लगाया तो उसमें से कुछ मेटल के आयंस हैं वो क्या रिलीज हुए, और ये क्या है बॉडी का जो सर्कुलेशन सिस्टम रहता है, जो ब्लड वेसल्स रहती हैं उसमें क्या चला जाता है, और जो सर्कुलेशन सिस्टम में जो हमारा ब्लड रहता है, ब्लड प्रेजेंट रहता है, तो उसमें क्या है सीरम प्रोटीन्स होती हैं। तो ये जो मेटल आयंस रहते हैं वो क्या करते हैं, सीरम प्रोटीन्स के साथ क्या करते हैं, बाइंड कर लेते हैं, उसके साथ क्या है इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे ये क्या है सीरम प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करके बाइंड होते हैं तो एक तरह का क्या है हेप्टेन फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। हेप्टेन के बारे में मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था हेप्टेन क्या रहता है। देखो अब बेसिकली क्या रहता है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि जैसे क्या है जो मेटल आयंस है वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पहुंचे। अब ये जो मेटल आयंस रहते हैं तो ये इतने बड़े नहीं होते हैं कि इनको क्या हमारी बॉडी इनको डिटेक्ट करके एक एंटीजन समझने लगे, ठीक है, क्योंकि ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। लेकिन जब यही जो मेटल आयंस रहते हैं छोटे छोटे, ये क्या है ब्लड में मौजूद जो सीरम प्रोटीन्स रहती हैं उनके साथ क्या ये बाइंड करे जाते हैं, तो इनका जो साइज है वो क्या बड़ा हो जाता है। अब जैसे ही वो उनके साथ बाइंड करेंगे इनका साइज बड़ा होगा तो हमारी बॉडी क्या तुरंत इसको जो डिटेक्ट कर लेगी और इसको क्या एक एंटीजन समझने लगेगी। हेप्टेन क्या रहता है, हेप्टेन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या एक छोटी मॉलिक्यूल होती है जो खुद में तो एंटीजन नहीं है। अब ये क्या है मेटल आयंस खुद में तो एंटीजन है नहीं, लेकिन क्या है जब ये किसी प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं तो उसकी वजह से इसका साइज बढ़ जाता है और हमारी जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम रहता है इसे क्या एक एंटीजन की तरह देखता है। और जैसे ही जो एंटीजन रहता है जिसको हम हेप्टेन बोल रहे हैं, तो इसको क्या है हमारी बॉडी के अंदर जो एपीसी रहती है जिसे हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हो गया डेंड्राइट्स, ठीक है, जिसको हम डेंड्राइटिक सेल्स बोलते हैं। या फिर क्या है हमने इसमें एक और कॉमन सा नाम रहता है जिसको हम मैक्रोफेजेस बोलते हैं, ठीक है, मैक्रोफेजेस। तो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं तो ये क्या करते हैं उस हेप्टेन को पकड़ते हैं और उसको क्या है टी सेल्स को दिखाते हैं, और टी सेल्स को दिखाने वाली ये जो प्रोसेस रहती है इसी को हम क्या बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बोलते हैं, समझ गए। अब जैसे ये क्या है TH1 जो सेल्स को इन्होंने दिखाया, जो टी सेल्स को इन्होंने दिखाया हेप्टेन को, तो टी सेल्स क्या एक्टिवेट हो जाती हैं और एक क्या है मेमोरी डेवलप कर लेती हैं, ठीक है, जिसे हम मेमोरी टी सेल्स बोलते हैं। तो हमारी जो टी सेल्स रहती हैं बॉडी के अंदर वो उसको देखती हैं और उसको क्या है पहचान के उसकी मेमोरी बना लेती हैं कि इस तरह का जो एंटीजन है वो फ्यूचर में कभी आएगा तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है पहले से ही मतलब सिस्टम प्रेजेंट है, जैसे वो आएगा उसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो पहला जो सेंसिटाइजेशन फेज रहता है इसमें क्या रहता है कि जो एंटीजन है उसको क्या है जो टी सेल्स रहती है वो उसको मेमोराइज कर लेती हैं, ठीक है, उसकी क्या है मेमोरी बना के उसका रिकॉर्ड जो है अपने पास रख लेती हैं कि जैसे ये फ्यूचर में फिर कभी आएगा तो हमारी बॉडी क्या इसके लिए तैयार रहेगी, समझ गए। इस फेज को हम सेंसिटाइजेशन फेज बोलते हैं। सेकंड आता है इफेक्टर फेज। ये फेज तब होता है जब हमारी बॉडी में क्या फिर से उसी मेटल आयन या इम्प्लांट के कांटेक्ट में आती है, समझ गए। जिस इम्प्लांट की वजह से जो मेटल आयंस हमारी बॉडी के अंदर पहले गए थे अगर वो फिर से कॉन्टेक्ट में आता है इम्प्लांट तो हमारी बॉडी क्या उसको तुरंत पहचान जाएगी। इसे हम बोलते हैं इफेक्टर फेज या फिर री एक्सपोजर। इसमें क्या रहता है सबसे पहले जैसे ये द्वारा से जो मेटल आयंस हैं जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आएंगे तो पहले से ही क्या है जो TH1 सेल्स क्या है उन्होंने मेमोराइज कर रखा है इसे पहले से ही, ठीक है। तो पहले से सेंसिटाइज हुई जो TH1 जो सेल्स रहती हैं तो वो क्या एक्टिवेट हो जाती हैं और सोल्यूबल मीडिएटर्स रिलीज करती हैं, ठीक है। सोल्यूबल मीडिएटर्स क्या रहते हैं, सोल्यूबल मीडिएटर्स में IL-1 हो गया, ठीक है, इसके अलावा IL-2 हो गया, इसके अलावा INF हो गया, ठीक है। इस तरह के क्या रहते हैं कुछ केमिकल्स रहते हैं जो क्या करते हैं हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को जो शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या रहता है जैसे ये टी सेल्स इसको पहचानती हैं दोबारा से तो क्या है मैक्रोफेजेस एक्टिवेशन हो जाता है। तो टी सेल्स क्या है कुछ केमिकल्स को रिलीज करती हैं जिसकी वजह से क्या है जो मैक्रोफेजेस रहते हैं वो क्या है एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ये मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे तो वो जो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आया है उसको क्या है उसको वो अपने अंदर एनगल्फ कर लेंगे, उसको खा जाएंगे। इस चीज को हम क्या बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, ठीक है। इसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहती है कि वो उस एंटीजन को तो वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं लेकिन उसके साथ साथ क्या रहता है कि हमारे जो टिश्यूज रहते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, जो टिश्यूज रहते हैं उसकी बॉल्स वगैरह पे, तो ये क्या उनको भी डैमेज कर देते हैं जो मैक्रोफेजेस रहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो भी डैमेज होंगे तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या है कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे, जैसे कि एक तो इंट्रा आर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं जैसे कि जॉइंट्स में पेन होगा, जैसे कि जॉइंट्स में पेन होना है ना, इसके अलावा स्वेलिंग होना, स्टिफनेस होना, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, समझ गए। और बात करें यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम भी यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मेटल आयंस रहते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर गए, सीरम प्रोटीन्स के साथ क्या किया उन्होंने कंबाइन हुए, एक हेप्टेन का फॉर्मेशन किया, ठीक है। पहले तो ये सिंपल था, मेटल आयंस इतने छोटे होते हैं कि हमारी बॉडी के उसे एंटीजन नहीं समझती है, लेकिन ये क्या करते हैं इनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं तो कुछ इस तरह के बन जाते हैं,
हेप्टेन को रिकॉग्नाइज करती हैं जो एपीसी सेल्स रहती हैं और उनको जो प्रेजेंट करती हैं किसके सामने, टी सेल्स के सामने। समझ गए, ये सेंसिटाइजेशन फेज हो गया। इफेक्टर फेज में क्या होता है, जो री एक्सपोजर फेज रहता है, इसमें जैसे ही ये दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, ये जो मेटालाइंस रहते हैं, TH1 सेल एक्टिवेटेड हो जाती हैं, कुछ सोल्यूबल मीडिएटर्स जो है रिलीज करती हैं। ठीक है, जैसे कि IL-1 हो गया, IL-2 हो गया, INF-Y हो गया, TNF-A हो गया। ठीक है, इनको रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से जो मैक्रोफेजेस हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, या तो क्या सेल को खा जाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसकी वजह से दो तरह के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, एक तो इंट्रा आर्टिकुलर सिम्टम्स हो गए, एक क्यूटेनियस सिम्टम्स हो गए। ठीक है, तो ये जो मैक्रोफेजेस रहते हैं ये क्या उस एंटीजन को खा जाते हैं, प्रॉब्लम इसमें नहीं है। उसके साथ साथ ये क्या है, कुछ टिश्यूज भी हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, उनको क्या डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम उसकी वजह से क्रिएट होती है। समझ गए। तो बात करें इंट्रा आर्टिकुलर सिम्टम्स की, तो उसमें मैंने आपको बता दिया, जॉइंट्स में पेन होना, स्वेलिंग होना, स्टिफनेस होना। ठीक है, जैसे कि आर्थराइटिस जैसे सिम्टम्स होते हैं। एक हमारा क्यूटेनियस सिम्टम्स रहते हैं, जिसमें क्या है स्किन पे रेडनेस आ जाती है, रैसेज हो जाते हैं, या फिर क्या है अल्सर डेवलप हो जाते हैं। समझ गए, तो ये चीज़ हो गई। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे किसको हो गए, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टाइप 5 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की तरफ। इसको हम स्टिमुलेटरी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोलते हैं। ये तब कॉज होता है जबकि हमारी जो एंटीबॉडीज रहती हैं वो क्या रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाती हैं। इसको आप सिंपली आप ऐसे समझ के रखना कि जो हमारी टाइप 5 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, तो ये क्या करते हैं, जो इम्यून सिस्टम का जो ओवर रिएक्शन रहता है उसकी वजह से कॉज होती है। ठीक है, जिसमें जो एंटीबॉडी रहती हैं बॉडी के रिसेप्टर्स पर बाइंड कर जाती हैं, उसको जो है स्टिमुलेट कर देती हैं, जिससे क्या कुछ हमारी अनवांटेड रिएक्शंस होती हैं। और ये क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन हम इन्हें एक तरह से बोल सकते हैं। कुछ मैं आपको सिंपल से पॉइंट्स बता देता हूँ इसके मैकेनिज्म के बारे में। इसमें क्या रहता है, बेसिकली दो जो एंटीबॉडीज हैं वो रेस्पॉन्सिबल रहती हैं, एक तो IgG रहती है और एक IgM रहती है। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली जो बॉडी के अंदर हमारे अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में काम करती हैं। अगेंस्ट में कैसे काम करती है कि ये जो हमारी IgG रहती है और जो हमारी IgM रहती है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, किसी बॉडी के किसी भी रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर जाते हैं, उसको स्टिमुलेट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करें थायराइड, ठीक है, हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो उस पर क्या रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो ये क्या करेंगे, उस पर जाके उससे बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, उसको बाइंड करके क्या है, उसको जो है स्टिमुलेट कर देते हैं, उसको ट्रिगर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी कि वो जो ग्लैंड है वो अननेसेसरी ट्रिगर हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा जो हार्मोन्स और जो केमिकल्स हैं उसको रिलीज करने लगेगी। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं कि बॉडी के जो नॉर्मल जो फंक्शंस रहते हैं, जो भी मतलब हार्मोन्स या जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं, तो उसको क्या है, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हमारी बॉडी में अनवांटेड फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो है जनरेट होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या है, सेंसिटिविटी जो रिएक्शंस रहती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, ग्रेव डिजीज का हो गया, जिसमें जो हमारी थायराइड ग्लैंड रहती है, जिसमें TSH जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं उसको स्टिमुलेट कर देती हैं जो एंटीबॉडी रहती हैं, जिसकी वजह से क्या है, थायराइड ग्लैंड एक्सेस थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन करने लगती है। अब ज़्यादा हार्मोन का जो प्रोडक्शन होगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि एक तो हमारा मेटाबॉलिज्म में वो इंक्रीज होगा, वेट लॉस होगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो हीट इंटॉलरेंस बढ़ेगी और बल्गिंग आइज। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेंगी। और माइस्थेनिया ग्रेविस का मैंने आपको बता ही दिया। इसमें बेसिकली क्या रहता है, जो हमारी बॉडी के अंदर एसिटाइल कोलाइन जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं उनके साथ ये जो एंटीबॉडी रहती हैं वो बाइंड कर जाती हैं, जिसकी वजह से क्या रहता है, इनकी बाइंडिंग की वजह से जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो क्या ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल वीकनेस जैसी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप टाइप 5 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को जो है याद रख सकते हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसको जो एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, इसको हम कंप्लीट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इम्यून स्टिमुलेशन एंड इम्यून सप्रेशन। ओके, ये दो टॉपिक हैं, हेडिंग एक है। तो सबसे पहले समझते हैं इम्यून स्टिमुलेशन क्या रहता है। देखो, इम्यून स्टिमुलेशन का मतलब है कि जो इम्यून रेस्पॉन्स रहता है उसको इंक्रीज करना, ठीक है, उसको बढ़ाना, जिसकी वजह से क्या रहता है कि बॉडी में जो इन्फेक्शंस रहते हैं, कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम होती है या फिर जो इम्यूनो डेफिशिएंसीज रहती हैं, तो उसके अगेंस्ट में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो फाइट कर सके। तो इसको हम बोलते हैं इम्यून स्टिमुलेशन, उसको जो स्टिमुलेट कर देना। हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मली अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है तो हम उसे ऐसे ड्रग्स दें तो उसकी एक्टिविटी जो है इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं इम्यून स्टिमुलेशंस। कौन कौन से एजेंट्स यूज करते हैं, याद करने वाली चीजें सारी की सारी। एजेंट्स हम देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। समझ गए। सबसे पहला क्या हमारा एजेंट रहता है लेवामिसोल। ठीक है,
ये बेसिकली क्या रहता है कि बी सेल्स और जो टी सेल्स रहती है ना, तो उनके फंक्शन को क्या रिस्टोर कर देता है। ठीक है, जो कोलोन कैंसर रहता है तो उसमें क्या हमारी बी सेल्स और जो टी सेल्स रहती हैं वो क्या सही से फंक्शन नहीं करती हैं, तो उनके फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए इस ड्रग को हम देते हैं और कोलोन कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ठीक है, थैलिडोमाइड हो गया। थैलिडोमाइड क्या रहता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी टीएनएफ इफेक्ट प्रोवाइड करता है, समझ गए। लेप्रोसी में यूज करते हैं और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज किया जाता है। बीसीजी वैक्सीन आ गई जो इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करती हैं, ब्लैडर कैंसर में यूज की जाती हैं। इंटरफेरॉन्स आ गए, रिकॉम्बिनेंट साइटोकाइंस इम्यून रेस्पॉन्स को एनहेंस करने के लिए हम यूज करते हैं। और वायरल इन्फेक्शंस हो गए जैसे कि हेपेटाइटिस बी, सी, कैंसर्स, ठीक है, इन सभी में से यूज किया जाता है। इंटरल्यूकिन्स 2 आ गया जो क्या है टी सेल एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। मेलानोमा हो गया, रीनल कार्सिनोमा हो गया, इनमें यूज किया जाता है। तो ये हमारे कुछ ड्रग्स हो गए जिन्हें बेसिकली यूज किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम इसको, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यून सप्रेशन की। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, जो इम्यून सप्रेशन का मतलब होता है कि इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करना या फिर उसे स्लो डाउन कर देना, जिसकी वजह से होता ये है कि जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह करते हैं ना, तो उसके बाद क्या रहता है, जो रिजेक्शन का जो चांसेस रहते हैं उसको रोकना। ठीक है, अगर हमारा जो इम्यून सिस्टम है अगर वो प्रॉपरली काम करेगा और हमने क्या अपनी बॉडी में किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करवाया है, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी वो फुली एक्टिवेटेड है जो इम्यून सिस्टम है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रग्स देंगे जिसकी वजह से इम्यून रेस्पॉन्स रहता है तो वो क्या डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर देंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे प्रॉपरली उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो वीक है, और ऑर्गन जो है सही तरीके से ट्रांसप्लांट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये नॉर्मल स्टेट में जब हमारा इम्यून रेस्पॉन्स हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ट्रांसप्लांट के टाइम पे क्या रहता है कि इम्यून सिस्टम को जो है उसकी जो एक्टिविटी है उसको डिक्रीज करना जरूरी रहता है। ठीक है, तो समझ गए आप। इसके अलावा कुछ हमारी ऑटो इम्यून डिजीज भी रहती हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए भी हम क्या है इम्यून सप्रेसेंट का यूज करते हैं। एजेंट्स की बात करो तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए जो क्या कहते हैं इन्फ्लामेशन एंड टी सेल्स की जो एक्टिविटी रहती है उसको सप्रेस करते हैं। रेडिनिसोन, ठीक है, ये हमारे एक एग्जांपल हो गया। एप्लीकेशंस की बात करें तो इन्फ्लामेशन हो गया, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं। कैल्सी सेकंड जो हमारा टाइप आता है वो रहता है कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स। ठीक है, ये भी क्या है टी सेल एक्टिवेशन को प्रिवेंट करते हैं और कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन हो गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज करते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज में यूज करते हैं। एंटी प्रोलिफरेटिव एजेंट्स हो गए जो क्या है लिम्फोसाइट जो प्रोलिफरेशन रहता है उसको ब्लॉक करते हैं। साइक्लोफॉस्फेमाइड ड्रग का नाम हो गया, कैंसर थेरेपी में यूज करते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, टारगेट स्पेसिफिक जो इम्यून सेल्स रहती हैं उनको एक्टिविटी को सप्रेस करना। ठीक है, ये इसका काम रहता है। ड्रग के एग्जांपल हम बात करें तो रेटोक्जिमैब हो गया और इन्फ्लेक्सिमैब हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो ऑटो इम्यून डिजीज में यूज किया जाता है और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, समझ गए। तो एप्लीकेशंस की हम बात करें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, ऑटो इम्यून डिजीज में जैसे कि लूपस हो गया, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, एलर्जी मैनेजमेंट में भी यूज किया जाता है। यहाँ पे आके हमारी जो 5 टाइप की जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस थी तो यहाँ पे आके हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये मैंने आपको इम्यून सप्रेशन और इम्यून स्टिमुलेंट्स के बारे में बता दिया है, समझ गए आप। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये हमारे कुछ ड्रग्स हो गए, बस ये आपको याद रखने हैं। इनके आपको टाइप, फंक्शंस याद रखने हैं, एप्लीकेशंस याद रखने हैं। इसमें जो टाइप 5 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तो इसमें आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो 4 है वो हमारी इंपॉर्टेंट है, तो उसके डायग्राम वगैरह पे आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना तो आपका काम बन जाएगा। तो ये थी हमारी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, आई होप आपके समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे आगे आज हमारा ये पूरा टॉपिक एंड होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वाला। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है इस पूरे टॉपिक में तो आप जो कमेंट करके बोल सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।